हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक गुप्ता आपका सभी लेक्चर नंबर 14 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वांट हाफ गुणांक। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे वांट हाफ गुणांक। सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि आखिर वांट हाफ गुणांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। उससे पहले हम लोग इस हेडिंग पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा आखिर हम लोगों को वांट हाफ गुणांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बने रहिए इस चैनल पर, जाइएगा मत कहीं। लाइक कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर। किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और समान सांद्रता के वैद्युत अपघट्य के लिए अणुसंख्य गुण के परिकलित मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वांट हाफ गुणांक कहते हैं। और कहीं जाइए मत और सुनिए हमारी बात। अगर मैं बात कर दूं अणुसंख्य गुणधर्म की, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं स्टूडेंट? अगर इससे पहले हमने अगर आपको बताया जाए कि अगर हमने इससे पहले अगर चर्चा की थी कि जैसे कि परासरण दाब निकालते हैं, अगर कोई हमारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है उसके लिए तो हम परासरण दाब निकालते थे। और उसके बाद हमने कहा था क्वथनांक के उन्नयन पर चर्चा करी थी, वाष्प दाब के अवनमन पर चर्चा करी थी और हिमांक के अवनमन पर चर्चा करी थी। हमने कहा स्टूडेंट कि क्वथनांक का उन्नयन जब हमको निकालना था तो हम क्या करते थे, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ लेकर के किसी विलायक के अंदर घोल दिया करते थे, तो क्वथनांक का उन्नयन हमको निकालना रहता था। और हम उसी पर सीधे के सीधे उसी नियम पर हम क्या करते थे, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब किसी विलायक में घोलते थे तो उस पर हम हिमांक का अवनमन भी निकालते थे। तो स्टूडेंट उसके बाद क्या हुआ, तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि आखिर वांट हाफ गुणांक की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट होता क्या है कि जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है उसको जब किसी विलायक में घोलते हैं तो उसमें हम उसके अणुसंख्य गुणों के ऊपर चर्चा करते थे, क्योंकि अणुसंख्य गुणों में जैसे ही परिवर्तन हुआ तो इन सभी नियमों ने अपना हाथ छोड़ दिया, कह दिया कि हमारी बस की बात नहीं है इसको निकालना। तो अणुसंख्य गुण में आपका परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब का अवनमन हो गया और हिमांक का अणुसंख्य गुण की अगर मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत आप सभी को पता था कि परासरण दाब और वाष्प दाब का अवनमन और हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन हम लोग निकाल रहे थे। अगर मैं बात कर दूं यहाँ पर वांट हाफ गुणांक की, तो वांट हाफ गुणांक की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? क्योंकि जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो था जब किसी विलायक में डाल रहे थे तो विलयन बन रहा था, तो जैसे ही विलयन बन रहा था तो बाद में क्या हो रहा था, अगर जैसे ही उनके अणुओं की संख्या के बारे में गणना कर रहे थे, अगर उनके अणुओं की संख्या के अंदर जैसे ही परिवर्तन देखने के लिए मिल गया तो इन्होंने अपना हाथ पीछे हटा लिया। उसके बाद कहा हमारे बस की बात नहीं है इनका मान निकालने के लिए। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं तो अभी मैं चलता हूं आगे। अगर मैं बताऊं आपको तो देखिएगा, ये कह रहे थे कि वांट साहब कह रहे थे स्टूडेंट कि अगर अणुसंख्य गुणों में परिवर्तन होगा तो उसकी चिंता आपको करना नहीं है, क्योंकि मैं एक नियम देता हूं और मेरे नियम को लगाइए, आपको उसका मान निकल करके आएगा, क्योंकि मैं उसको आई से प्रदर्शित करता हूं। क्योंकि वांट हाफ गुणांक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अणुसंख्य के गुणों में अगर कोई भी परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसका मान मैं निकाल करके दूंगा और मेरे मान को रख दीजिएगा, मैं आपको निकाल करके सामने चला आऊंगा। उसके लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट, आई बराबर होता है पदार्थ के अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान डेल्टा ओ, वैद्युत अनवघट्य के लिए अणुसंख्य गुण का परिकलित मान डेल्टा। अगर मैं बता दूं तो आपको आई का मान जो वांट हाफ गुणांक होगा, अगर आई का मान निकालना है तो आई इक्वल टू डेल्टा ओ अपॉन डेल्टा टी रखना पड़ेगा। अगर मैं बता दूं कि आपको वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या, अगर वांट हाफ गुणांक पर अगर एक एग्जांपल देखते हुए चले तो मैं बता दूंगा, जैसे NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है अगर उसके मोलों की संख्या अगर 1 है तो जैसे ही उसको किसी अगर सॉल्वेंट में डालते हैं, विलायक में डालते हैं, तो Na अलग हो जाता है टूट के और क्लोरीन अलग हो जाता है टूट के। यानी पहले 1 मोल था, यानी वियोजन से उपरांत, यानी वियोजन के पहले, यानी टूटने से पहले उसकी संख्या मोलों की 1 थी और टूटने के बाद उसके मोलों की संख्या 2 हो गई। तो मैं ऊपर मोलों की संख्या यानी टूटने वाले जो मोलों की संख्या को रखूंगा और नीचे टूटने से पहले वाले मोलों की संख्या को रखूंगा। अगर मैं आपको समझाता हुआ चलूं तो यहाँ पर देखिए, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है तो वहां वांट हाफ गुणांक आई का प्रयोग किया जाता है।
अगर कोई विलेय पदार्थ विलयन में, कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित, यानी अगर टूटता है या जुड़ता है, अगर टूटता है या जुड़ता है तो वहां पर वांट हाफ गुणांक का क्या कर देते हैं हम लोग, प्रयोग कर देते हैं। अरे मैं कैसे बताऊं आपको, अगर वियोजित होने पर आई का मान जो होगा, अगर जैसे ही कोई भी हमारा यौगिक, कोई भी हमारा कंपाउंड है, अगर मैं उसको विलायक में डालूंगा तो उसका मान 1 से हमेशा आई का मान अधिक आएगा। अगर जैसे ही मैं उसको, अगर कोई भी अगर वियोजित होता है जाकर के विलायक में जाकर के अगर वियोजित होता है, उसका हमेशा आई का मान जो होगा वह 1 से अधिक आएगा। अगर संयोजित होता है तो 1 से कम आएगा। अगर संयोजित होता है तो आई का मान 1 से कम आएगा। अगर ना तो वियोजन हो रहा है और ना तो संयोजन हो रहा है तो उसका आई का मान हमेशा स्टूडेंट 1 आएगा। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं, रुके रहिएगा, कोई जाएगा नहीं, रुके रहिए, कोई जाएगा नहीं। देख तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, स्टूडेंट आओ, कम ऑन, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं कहता हूं यहाँ पर NaCl है, अगर यहाँ पर NaCl है तो NaCl को मैं जैसे ही किसी विलायक में डाल दूंगा, ओहो अरे टूट गया भाई, टूट गया, टूट गया भाई, टूट गया, कमर टूट गई। देखिए अगर मैं जैसे ही NaCl को मैं जैसे ही किसी विलायक में डालता हूं तो Na धनायन में टूटेगा और Cl ऋणायन में टूटेगा। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। यहाँ पर लिखा है वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या, यानी कि I बराबर यहाँ पर हो जाएगा वियोजन के उपरांत, यानी कि वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या वियोजन के पूर्व कणों की कुल संख्या बटा में, यानी कि जैसे ही वियोजन हुआ 1 मोल 1 मोल 2 मोल हो गया, और उसके बाद जो वियोजन के पूर्व कणों की कुल संख्या कितनी थी, अरे मेरे स्टूडेंटों यहाँ पर कणों की कुल संख्या 1 थी, तो आई का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर अणु संख्या गुणों में, अगर अणु संख्या गुण, अगर किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुओं के अंदर कोई भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा तो परासरण दाब हो गया, चाहे वाष्प दाब का अवनमन हो गया, चाहे आपका हिमांक का अवनमन हो गया या क्वथनांक का उन्नयन हो गया, आप किसी का मान नहीं निकाल पाएंगे। अगर ऐसे आई का मान निकालेंगे तो वहां पर फिर जैसे ही वैल्यू को, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, परासरण दाब निकालने के लिए परासरण दाब का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Pv = nRT। स्टूडेंट Pv = nRT रखा था, या किसी ने आपको दिखाया होगा पाई = CRT। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके आगे आई से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो आपका क्या निकल के चला आएगा स्टूडेंट, आपका क्या निकल करके चला आएगा, परासरण दाब निकल करके चला आएगा। अगर मैं बात कर दूंगा क्वथनांक के उन्नयन की तो डेल्टा टीबी हमारा होता है, डेल्टा टीबी हमारा Kb × m होता है, डेल्टा टीबी बराबर Kb × हमारा क्या होता है स्टूडेंट, m होता है। तो इसके आगे मैं क्या कर दूंगा, आई से मैं गुणा कर दूंगा तो मेरा क्या निकल करके चला आएगा, अरे बाप रे बाप, मेरा क्या निकल के चला आएगा, क्वथनांक का उन्नयन निकल करके चला आएगा। अगर मैं डेल्टा TF की बात कर दूं तो डेल्टा TF के आगे भी आई से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और स्मॉल m लिख दूंगा। लो भाई अब निकाल लीजिए, अब निकाल लीजिए, वाट हाफ का गुणांक निकल करके चला आएगा। और 1-2 एग्जांपल और लेकर के चलते हैं, बने रहिए इस चैनल पर, जाइएगा मत कहीं, और ज्यादा से ज्यादा इसको आप एक दूसरे को भेजते रहिए। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, दिमाग से थोड़े बहुत अगर चालाक हैं तो उनके पास जरूर भेजिएगा। देखिए अगर चलते हैं हम आगे, अब देखिए अभी तक मैंने इसको दिखाया आपको कि ये वियोजन हो रहा है, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि संयोजन कैसे हो रहा है। अगर मैं बात करूंगा C6H5COOH की, अगर मैं बात करूंगा बेंजोइक अम्ल की, तो बेंजोइक अम्ल के यहाँ पर 2 मोल ले लिए हमने स्टूडेंट। जैसे इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये C6H5COOH के 1 मोल में परिवर्तित हो रहा है। कितने में, 1 मोल में परिवर्तित हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 मोल थे, अब कितने हो गए, 1 मोल। तो हमने कहा वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या, यानी कि I बराबर ऊपर यहाँ पर 1 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो I की वैल्यू हमारी निकल करके चली जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसके डायग्राम को बना देता हूँ, स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा C6H5, ये यहाँ पर हमारा है H5, ये हमारा हो जाएगा C6, यानी कि C6H5 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर,
ये C6 है हमारा, ये H5 है हमारा। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रही है। ये देखिएगा बच्चों, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर देखिए इसकी 1 मोल की गणना हो रही है, 1 मोल बन रहा है इसका। देखिए यहाँ पर इसके 2 मोल थे, यानी कि अभिक्रिया के पश्चात इसका कितने 1 मोल बन रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है। जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अगर बांट हाफ गुणांक समझ में आ गया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार हाँ लिख दीजिएगा।